हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। क्या हाल है मेरी प्यारी टेंथीज जनता। आज के इस चैप्टर में हम बात करने वाले जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट के बारे में। बड़ा डिफरेंट चैप्टर है ये। बहुत कहूं तो कंट्रोवर्सी, बहुत डिफरेंट एंगल्स आप देखते हो जेंडर के, कास्ट के, रिलीजन के। तो इस चैप्टर में आपको इन तीनों सेगमेंट्स के बारे में पढ़ना है। चैप्टर बड़ा इजी है क्योंकि हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, इस वजह से इस चैप्टर में बहुत कम चीजें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जेंडर की। सर, हमारे देश में, हमारे विश्व में मेल फीमेल आज दो जेंडर नहीं है। ट्रांसजेंडर को भी इंक्लूजन मिला है। यानी जेंडर, अब आप बायोलॉजिकली तरीके से देखोगे तो मेल के कुछ ऑर्गन्स अलग है, फीमेल के कुछ ऑर्गन्स अलग है। बट जो वेशभूषा है उस पर ज्यादातर हम जेंडर को डिफाइन करने लग गए हैं आजकल। और जेंडर सुनते ही ऐसा फील आता है कि यार ये पर्टिकुलर बंदा तो यही काम करेगा, ये पर्टिकुलर बंदा तो यही काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर जब हमारे माइंड में नर्स आता है, जब हमारे माइंड में नर्स आता है तो हमारे माइंड में पहली छवि एक फीमेल की आती है। अब जैसे हमारे, अगर मैं आपको बोलूं एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर है तो आपके माइंड में आएगा सर ये मेल होगा, पायलट होगा, मैन होगा। बट आज क्या रियलिटी में ऐसा हो रहा है? तो आंसर है नहीं। आज वुमेन वो सब काम कर पा रही है जो कभी किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा। तो जैसे आज वुमेन पायलट भी है, आज वुमेन स्पेस में भी जा रही है, आज वुमेन कंस्ट्रक्शन साइट पे लेबरिंग, जो मतलब लेबर को डिटेक्ट करना होता है, बताना होता है कि भाई ये काम करना है, वो भी कर रही है। यानी आज जो सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं अलग सेगमेंट्स में चल रही है, जो काफी अच्छी बात है। बट क्या सर ये सिर्फ एक लौती चीज है? तो आंसर है नहीं। पहले तो देखो, जो हम मानते हैं कि वुमेन का मेन वर्क है हाउस होल्ड, बट ऐसा नहीं है। आज सोसाइटी काफी चेंज हो गई है। पहले मानते थे, आज भी जितना मुझे लगता है आपकी जो मम्मी होगी वो जनरली हाउसवाइफ होगी, क्योंकि पहले की धारणा है। बट आज काफी कुछ चेंज हो गया है और हम ये डिवीजन ऑफ लेबर को देखते ही ऐसे हुए आए हैं। अब आप अगर एक चीज कड़वा सच देखोगे ना, तो वुमेन के खिलाफ डिस्क्रिप्शन, और सॉरी, वुमेन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन खूब होता है। खूब मतलब कोई सीमा ही नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है। मैं आपको दो चार एग्जांपल्स देता हूं। निर्भया केस अगर आपने सुना है, 2013-14 का केस, जब एक बस में एक लड़की जा रही थी, 3-4 लोगों ने उसका रेप कर दिया। अभी कुछ दिन पहले की बात है। मतलब डर लगता है, क्या हो रहा है यार। एक न्यूज पढ़ी मैंने, मतलब बोलते हुए भी ऐसा डर लग रहा है, बहुत एंजाइटी है। एक फैमिली मेंबर ने 40 दिन की न्यू बॉर्न बेबी को, न्यू बॉर्न बेबी का रेप किया, असॉल्ट किया। 40 दिन, क्या होता है ये 40 दिन? सोसाइटी आज इतने गलत स्केल पे चले गई है, इतने गलत स्केल पे चले गई है कि छोटी छोटी बच्चों का रेप हो रहा है, छोटी छोटी बच्चों का असॉल्ट हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि हमारी इंडियन सोसाइटी की जो मेंटेलिटी है वो काफी खराब है। ना सिर्फ इसमें कुछ नॉर्मल सिविलियंस हैं, कुछ बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, इवन कुछ बड़े बड़े बाबा लोग, जिन बाबा पे केस लगा हुआ है, आई वोंट टेल अ नेम, उन पे केस लगा हुआ है कि भैया आपने एक माइनर का रेप किया, और अब वो उम्र कैद में। तो ये हमारा सिस्टम ऐसा हो गया है। एक स्टडी पढ़ रहा था मैं, तो स्टडी में मुझे पता चला कि जिस लड़की के साथ रेप होता है, आउट ऑफ 5, 4 बार ऐसा ही होता है कि वो एक फैमिली मेंबर ने किया हो। मतलब लड़की घर में ही वो नहीं है, सेफ नहीं है, तो बाहर का तो आप क्या ही अंदाज लगा लोगे। तो हमारी सोसाइटी की मेंटेलिटी इस तरीके से गलत हो चुकी है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो बहुत दिक्कत है। फिर अगर एक वुमेन, एक लड़की जॉब में आगे बढ़ जाती है, मैनेजर बन जाती है या जनरल मैनेजर बन जाती है या एक्स वाई जेड कुछ भी बन जाती है, तो जो उसके नीचे सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो उससे ऑर्डर लेने में हिचकिचाते हैं। एक वुमेन जितना काम कर रही है और एक मैन जितना काम कर रहा है, मैन को ज्यादा पेमेंट मिलता है। तो कंपेरेटिवली डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत है, हद ज्यादा है।
फिर गांव वगैरह में आज भी ये माना जाता है कि लड़की पराई धन होती है, वो तो घर चले जाएगी, मतलब छोड़ के चले जाएगी, तो उसको अबॉर्ट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। आपने तारक मेहता में खुशी वाला केस देखा हो अगर, तो दिखाता है कि हमारी सोसाइटी की क्या मेंटेलिटी है। ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चेंज नहीं हुआ है, काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स है, बट अभी भी वो पुरानी चीजें हमारे पास है, उसको सोसाइटी को चेंज करना पड़ेगा। अगर लिटरेसी रेट में देखें तो मात्र 54%, जो बॉयज में 76% है, कितना डिस्क्रिमिनेशन है। फिर वुमेन को हाईली पेड नहीं दिया जाता है, उल्टा मेन को हाईली पेड किया जाता है। फिर देखो, एक एक्ट बनाया गया है, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट ऑफ 1976। ये एक्ट यही बोलता है कि सबको इक्वल पेमेंट होना चाहिए, डिस्पाइट ऑफ जेंडर, डिस्पाइट ऑफ रिलीजन, डिस्पाइट ऑफ कास्ट, बट स्टिल ये नहीं होता। आज भी इंडिया में पेरेंट्स सन को प्रेफर करते हैं कि भैया लड़की तो चले जाएगी, हमारा पेट पूजा या बुढ़ापे का सहारा तो हमारा बेटा बनेगा। डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो है, सेक्स रेशियो समझते होंगे आप, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो पहले ये रेशियो 916 था, यानी 1000 पुरुष है तो 916 वुमेन है, यानी डिस्क्रिमिनेशन दिखाता है। आज अच्छी बात ये कि 1000 के पार हो चुका है, मतलब अब फीमेल की पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है कंपेयर टू मेन, तो ये अच्छा साइन भी दिखाता है। वेरियस काइंड ऑफ हैरासमेंट, एक्सप्लॉइटेशन, वायलेंस, बहुत कुछ होता है। ये देखो, ये मैंने दिया भी है निर्भया केस के ऊपर। और फिर हमारे लोकसभा में सिर्फ और सिर्फ 14% वुमेन पार्टिसिपेशन है, जो कहते हैं कि 33 होना चाहिए, इतना कम है। वर्ल्ड एवरेज से भी इंडिया में जो पार्टिसिपेशन है वो काफी कम है। ये दिखाता है कि हाल बहुत बुरे हैं। ये देखो, जैसे आपको इसके अंदर एक चीज देखने को मिलेगी, वर्ल्ड एवरेज 24 है, हमारे भारत का जो रेशियो है वो 11 पॉइंट है या 14 पॉइंट समथिंग समथिंग चल रहा है। बाकी कंट्रीज का काफी अच्छा है, काफी अच्छा है। नॉर्डिक कंट्रीज का तो आप देखो 42 के आसपास आसपास है, तो दिखाता है कि भाई दूसरे देशों ने अच्छी खासी ग्रोथ कर रखी है इस सेगमेंट के अंदर। फिर ये दिखाता है कि कैसे ये सेक्स रेशियो के अकॉर्डिंग है, तो किस स्टेट्स में 951 एंड अबव, किस स्टेट में तो बहुत ही कम है, श्रीलंका हो गया, दूसरे दूसरे जम्मू कश्मीर हो गए, पंजाब हो गए, हरियाणा हो गए, बिलो 875 है, काफी हाल बुरे हैं यहाँ पे। सर प्रॉब्लम्स तो बहुत है, अब सॉल्यूशंस क्या है? अवेयरनेस, एजुकेशन इज द मेन थिंग, जो मैं मानता हूं इसमें ज्यादा तवज्जो रखा हुआ। आज हमारे भारत देश में सेक्स एजुकेशन, गुड टच, बैड टच, वुमेन को कैसे देखा जाता है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारे एजुकेशन सेक्टर में पढ़ाई नहीं जा रही है। आप बाहर की कंट्रीज में देखोगे ना, वहां छोटे 6-7 साल के बच्चों को ये बता दिया जाता है कि व्हाट इज गुड टच, व्हाट इज बैड टच। नो डाउट आज धीरे 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 ग्रोथ हो रही है, बट इट शुड बी फास्ट इनफ, क्योंकि एजुकेशन एक लौती ऐसी चीज है जो इस ब्रेन को एक सही पाथ पे ले जाती है। वरना यही लोग जो निर्भया के लोग थे, या पिछले साल हुआ आरजे कौर वेस्ट बंगाल में इंसिडेंट, यही लोगों के पास एजुकेशन नहीं होती है और ये समझते हैं कि एक वुमेन कैसे इतनी आगे बढ़ गई। और जनरली ये भी होता है कि जो हम सर्टेन वेबसाइट्स पे कंटेंट डालते हैं तो हम ऑब्जेक्टिफाई करना चालू कर देते हैं एक लड़की को, कि भाई ये तो एक ऑब्जेक्ट की तरह है, ये जिंदा थोड़ी ना है, इसके साथ तो जो बदसलूकी करो करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो हमें करने की बहुत जरूरत है ताकि वुमेन सेफ फील करे। आज दिल्ली हमारा हमारा कैपिटल, न्यू दिल्ली के अंदर अगर लड़की सेफ नहीं है तो फिर देश की क्या हाल है यार, देश की कैपिटल में कोई सेफ नहीं है, तो हाल खराब है। इसके बाद आता है रिलीजन। हम जनरली तौर पे आप देखते हैं कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पहली बात तो ये जो जितने रिलीजन है सब मैन मेड है, नेचुरल तरीके से नहीं बन के आए हैं, मैन मेड ये रिलीजन्स चलते आए हैं। और गांधी जी कहते थे कि भैया ये रिलीजन को पॉलिटिक्स से दूर रखो, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर अपने पॉलिटिक्स में रिलीजन को घुसा दिया ना, तो देश तबाह हो जाएगा, जो आज हम देख भी रहे, अयोध्या बना बीजेपी की अलायंस, और वहां पर वो चीज हुई। फिर साउथ में कांग्रेस ऐसा करती, रिलीजन के नाम पे खूब खूब सारा, मतलब बहुत सारा प्रेशर किया जाता है कि हम आपके धर्म के साथ ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे, वो करेंगे। बड़ी दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है रिलीजन के साथ। आप मोदी जी को देख लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिए, मैं किसी पार्टी के विरुद्ध नहीं हूं, बट मैं एक जनरल चीज बता रहा हूं कि कैसे रिलीजन का साइड लेके लोगों को डटोला जाता है, लोगों की सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जाता है कि भाई ऐसा ऐसा ऐसा, ऐसा। ये देखो,
रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, गांधी जी का कहना था। अब ठीक है, रिलीजन तो अच्छी बात भी है क्योंकि स्पिरिचुअल लेवल पे काफी बढ़ाई होती है। जैसे हिंदू रिलीजन के अंदर भगवत गीता है, भागवतम है। जो भगवत गीता भागवतम हमें जीने का अधिकार बताती है कि कैसे जिया जाता है, कैसे चीजों को आगे किया जाता है, धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है, सारी चीजें ये बताई जाती है। मुसलमान में फिर इस्लाम के थ्रू बताया जाता है कि कैसे लाइफ को जिया जाता है। सिखिज्म के अंदर गुरु नानक देव जी की जो लर्निंग्स है, गुरु नानक देव जी की जो राइटिंग्स है, उसको आगे दिया जाता है। सेम क्रिश्चियनिटी में बाइबल की तरफ लिया जाता है। इन शॉर्ट हर रिलीजन में एक मेन पर्सपेक्टिव है। मैंने कोई दूसरे धर्म को पढ़ा नहीं है एक्सेप्ट फॉर हिंदुइज्म, बट चारों रिलीजन और चारों धर्मों के अंदर एक बेसिक चीज है कि ये सिखाते हैं कि कैसे लाइफ को सिस्टमैटिक और लाइफ को एक धर्म तरीके से, गुड तरीके से, वेलबींग तरीके से जिया जाए। कोई भी रिलीजन ये नहीं सिखाता कि कैसे किसी को मारा जाए, वायलेंस की जाए ना। हर रिलीजन का मेन एम यही है कि शांति हो, सेटिस्फेक्शन हो, हैप्पीनेस हो और इंसान अपने पथ पर चलते हुए भगवान परमात्मा, अल्लाह या गुरु की शरण ले और उनको पाले। ये मेन माना जाता है। अब सर, रिलीजन का एक सबसे गंदा फॉर्म है कम्युनलिज्म। सबसे गंदा फॉर्म। कम्युनलिज्म का मतलब होता है जब धर्म सुपीरियर हो जाए। देखो, धर्म जब तक ठीक है, भक्ति वक्ति सब चल रही है, बढ़िया है, स्पिरिचुअल लेवल पे बढ़िया है। पर अगर धर्म को रिलीजन में डिटोल लो, धर्म के नाम पे आप वायलेंस करने लगो, धर्म के नाम पे आप लोगों को मारने लगो और ये समझने लगो कि यार हमारा ही धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ है, तो वो फॉर्म ले लेता है कम्युनलिज्म का। और ये सबसे वर्स्ट फॉर्म होता है किसी भी देश के अंदर। आप देखोगे, वन रिलीजन इज प्रेजेंटेड एज सुपीरियर। सुपीरियर जब प्रेजेंट करना चालू कर देते हैं हम एक रिलीजन को, तो उसको हम बोलते हैं कम्युनलिज्म। और फिर डोमिनेशन करना चाहते हैं हम डोमिनेशन करना चाहते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। अगर किसी बच्चे को ये हिस्टोरिक फोटो पता है 1992 का, ये 1991 1992 का, ये बाबरी मस्जिद है। जब हिंदू लोगों ने इसका डिमोलिशन कर दिया था अयोध्या राम मंदिर के यहाँ पे, तो कितनी हाइप बनी थी, कितने लोग मारे गए थे इसके अंदर, कितनी वायलेंस हुआ था, कितना ज्यादा दंगे फसाद हुए थे। ये भी देखो, ऐसे बहुत केसेस आपको दिखेंगे धर्म के नाम पे। ऑल्दो आज अच्छी बात यह है कि आज हमारा देश काफी सिस्टमेटिक तरीके से हो गया। आपको एक छोटे से एग्जांपल देता हूं। जब 2019 में वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का कि अयोध्या का जो राम जन्मभूमि है वो कहाँ और कैसे किसको क्या मिलेगी, तो ऑल्दो फैसला हमारे हिंदू पक्ष के उसमें आया, बट उन्होंने मुसलमान पक्ष को नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने मुसलमान पक्ष को दुगुनी जमीन दी, थोड़ा सा दूर दी बट दुगुनी जमीन दी, ताकि वो भी जो पक्ष है वो खुश रहे। और इससे ही दिखाया जाता है कि हमारा देश एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर का मतलब होता है सब रिलीजन इक्वल है, कोई डोमिनेट नहीं है, कोई मेजोरिटी नहीं है, कोई माइनॉरिटी नहीं है, हर देश में इक्वलिटी। अभी पहलगाम अटैक हुआ था, तो मुसलमान जो टेररिस्ट दिखाए गए थे टीवी पे, 26 लोग हमारे भारत के मारे गए थे। तो देश में ये तो है ना होगा कि हम मुसलमान के खिलाफ हो गए, हमने यूनिटी बरकरार रखी। हमको पता है कि हर टेररिस्ट जो मुसलमान के भेष में आता है, वो हर टेररिस्ट भले मुसलमान के भेष में आ रहा है, बट हर मुसलमान टेररिस्ट थोड़ी ना हो जाएगा। हमारे देश में यही एक अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है, मुझे प्राउड है हमारे देश के ऊपर कि एक लौता ऐसा देश है जहां इतने रिलीजन, इतने कास्ट, इतनी लैंग्वेज, इतनी चीजें सब एक साथ मिलजुल के रह रहे हैं। कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, वरना आज देश के कितने टुकड़े हो जाते। तो देश के एक चीज दिखाई जाती है कि देश काफी अच्छा है। अब सर, ये कम्युनलिज्म के 3-4 फॉर्म्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है 5 नंबर का अगर आएगा तो, कि क्या कम्युनलिज्म के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म्स मतलब कम्युनलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। तो जो सबसे पहला देखोगे वो देखोगे एवरीडे बिलीफ्स। जैसे कुछ प्रिजुडाइज होते हैं, कुछ पुरानी सोच होती है कि यार मुसलमान तो ऐसा होता है, सिख ऐसा होता है, हिंदू ऐसा होता है, क्रिश्चियंस ऐसे होते हैं। वो पुरानी जो सोच बनी रहती है ना, वो पहला फॉर्म लेती है कम्युनलिज्म में, एवरीडे बिलीफ्स। फिर हमेशा एक कम्युनल माइंड पॉलिटिकल डोमिनेंस चाहेगा। मतलब वो चाहेगा कि अगर मेरा धर्म लेट से एक्स है, तो उस एक्स धर्म के लोग पॉलिटिक्स में होने चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज में अपना ज्यादा उनका तवज्जो होना चाहिए। तो हमेशा चाहे करेगा कि उसके रिलीजन की पॉलिटिकल डोमिनेंस हो, ज्यादा डोमिनेट करे वो रिलीजन। फिर
देखोगे तो इसमें एक और होता है सेक्रेट सिंबल्स, रिलीजियस लीडर्स, इमोशनल अपील, ये तो बड़ा कॉमन है। जैसे हिंदुओं में बोला जाता है केसरी रंग, मुसलमान में ग्रीन, सिख में पगड़ी, फिर क्रिश्चियंस में वो ऐसा पेंडेंट टाइप। इन शॉर्ट बोले तो एक सिंबल्स है और इन सिंबल्स का कोई लेना देना नहीं है इन मतलब पॉलिटिकल डोमिनेंस लेवल पे। स्पिरिचुअल लेवल पे तो है लेने देगा। और लोग इमोशनल अपील करते हैं कि आप हमको वोट दोगे तो हम आपके धर्म पे ये करेंगे, आप हमको वोट दोगे तो हम ये करेंगे, आप हमको वोट दोगे तो हम ये करेंगे। ये इमोशनल अपील है। फिर कभी कभार ये सबसे बेकार फॉर्म लेता है, वो है वायलेंस, मैसेक्योर, रायट्स। बहुत कर बाबरी मस्जिद जैसा केस हुआ था, और भी बहुत खालिस्तान इश्यूज हो चुके हैं जब 1974 में 75 के अंदर हुआ था इंदिरा गांधी के समय। तो इन शॉर्ट दिखाया जाता है कि कम्युनलिज्म के 4-5 बहुत बेकार फॉर्म्स हैं। बट जैसे मैंने बोला, इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, जो हमारा ना तो कोई रिलीजन है, ना कोई लैंग्वेज है, ना कोई कास्ट सिस्टम है। इन शॉर्ट एवरीवन इज इक्वल एंड एवरीवन इज अलाउड टू फॉलो एनी रिलीजन। कोई भी धर्म फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस वो किसी को हार्म नहीं कर रहा हो, देश के हित में हो, किसी को नुकसान ना पहुंचाया जाए, वो सारी चीजें। नो ऑफिशियल रिलीजन, नो ऑफिशियल रिलीजन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता रिलीजन के नाम पे, और कोई भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब में इक्वालिटी है। ये हमारा दिखाता है हिंदू मुसलमान भाई भाई। फिर आता है लास्ट टॉपिक चैप्टर का, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। याद है अगर आपने महाभारत टाइप देखी हो तो पहले ये चलता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये मेन सिस्टम था। ऑल्दो अब कास्ट सिस्टम अलग हो चुका है। जैसे ब्राह्मण्स के अंदर उच्च कोटि ब्राह्मण, फिर और भी लोग आते हैं, जैसे राजपूत आते हैं, चौधरीज आते हैं, जाट्स आते हैं, ऐसे बहुत सारी कास्ट सिस्टम बन गए हैं। कास्ट सिस्टम बहुत पहले चलता था, आज भी चलता है, बट नॉट आजो मतलब बहुत सुपीरियर लेवल पे। अब इसमें दो टॉपिक हैं। जैसे कास्ट तो मैंने आपको बता ही दिया, ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी खूब होता है। पहले तो बहुत होता था, दलित, SC ST OBC काफी होता था। अब इसमें सर दो टॉपिक है। पहला टॉपिक कास्ट इन पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिक्स के अंदर ये गवर्नमेंट, ये पॉलिटिकल पार्टीज, ये नेता नगरी, इन सब में कास्ट का क्या रोल है। देखो एक पार्टी होती है बड़ी समझदार, बड़ा दिमाग लगाते हैं भाई ये लोग। ये क्या दिमाग लगाते हैं, ये दिमाग लगाते हैं कि अगर हमको नेता उतारना है एक एरिया में, तो वो देखेंगे कि उस एरिया में कौन सी कास्ट का ज्यादा तवज्जो है। जो कास्ट ज्यादा है उसको ही नेता होता है। जैसे हमारे इधर माणिक बाग के एरिया में सिंधी कम्युनिटी ज्यादा रहती, तो नेता भी सिंधी उतरता, ताकि लोगों को लगे कि अरे हाँ भाई सिंधी नेता उतरा है। इसमें मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। आप अगर यूपी के देखोगे, CM योगी आदित्यनाथ, यूपी हिंदुइज्म बहुत ज्यादा है उसमें, है ना, हिंदू कम्युनिटी ज्यादा रहती है वहां पर। तो उन्होंने सोचा कि यार ऐसा नेता उतारो जो लोगों को अपील कर पाए हिंदुओं को, और वो पहनते ही सैफरन है, तो लोगों को लगता है अरे हाँ भाई ये नेता। तो पॉलिटिकल पार्टी बड़ा दिमाग लगाती है कि कैसे एक कास्ट के बेसिस पे लोगों को चूज किया जाए। तो आप देखोगे ना अगर ध्यान से देखो, तो हमेशा ये कास्ट कंपोजिशन देखते हैं उस एरिया का। जैसे ज्यादा जो लोग वहां पे उस कास्ट के रहते हैं उसी नेता को उतारते हैं। फिर ये हमेशा कास्ट सेंटिमेंट्स पे अपील करते हैं कि भैया अगर तुम हमको वोट दोगे तो हम हमारी तुम्हारी सिंधी कम्युनिटी के लिए ये कर देंगे, राजपूत कम्युनिटी के लिए ये कर देंगे, वर्मा कम्युनिटी के लिए ये कर देंगे, वगैरह वगैरह सब कर देंगे। फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, जिसमें लगता है कि टास्क बढ़ जाता है, पॉलिटिकल सपोर्ट ज्यादा चाहिए रहता है इसके अंदर भी। तो ऐसे कास्ट, अब देखो ये एक फोटो देखो, कितना मस्त फोटो है, कितना प्यारा फोटो है। एक नेता है और ये इनको पार्लियामेंट की तरफ ले जा रहा है, उनको गाजर दिखा रहा है, मतलब बेसिकली उनको पागल बना रहा है कि भाई तू हमको वोट देगा ना तो हम तेरा काम कर देंगे। बट क्या असली में ऐसा होता है? तो आंसर है नहीं यार। चलो एक पार्टी ने मान लो एक नेता को उतार भी दिया उस कास्ट के एरिया पे, बट जरूरी है क्या पूरी की पूरी कम्युनिटी, पूरी की पूरी जो वहां के लोग हैं वो उसी नेता को वोट दें? नहीं यार। आज जो वोटर होता है ना, वो ये कास्ट वास धर्म वर्म बहुत कम देखता है कम देखता है। आज वोटर को चाहिए कि यार डेवलपमेंट हो, रोड्स अच्छी बने, रेलवेज अच्छे हो जाए, जॉब्स हो, गरीबी हटे, बेरोजगारी हटे, वो देखता है। ना कि ये देखता है कि धर्म के लिए क्या कर रहा है, कास्ट के लिए क्या कर रहा है। वो वाली चीज है। देखो कोई भी पार्लियामेंट के पास क्लियर मेजोरिटी तो होती ही नहीं है, और कोई वोट मिलेंगे ही नहीं। पूरी सिंधी कम्युनिटी तो है ना उसको वोट दे देगी। तो कहने को तो ठीक है करते, बट
फायदा बहुत बहुत कम लेवल पे होता है। फिर कैंडिडेट भी सेम कास्ट का लगाते हैं, बट अगेन कोई डोमिनेंस हो नहीं पाता है। और एमपी और एमएलए कितने ही चेंज होते रहते हैं, फ्रीक्वेंटली इलेक्शन हार गए हार गए हार गए, तो फिर काम बनता नहीं है। फिर आता है लास्ट टॉपिक, पॉलिटिक्स इन कास्ट। अब पॉलिटिक्स इन कास्ट का मतलब है कि कास्ट के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स क्या होती है, कास्ट के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स क्या होती है। यहां पर उसकी बात नहीं हो रही है कि बीजेपी नेता नगरी ना, वो उसमें थी कास्ट इन पॉलिटिक्स में। ये बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स इन कास्ट, कास्ट के इंटरनल लेवल पे क्या होता है। तो बहुत सिंपल है, छोटी छोटी कास्ट जो होती है वो हमेशा ट्राई करती है कि हम एक बड़ी कम्युनिटी बनाए, क्योंकि छोटी कम्युनिटी को तो कोई वोट देगा नहीं। अगर एक बड़ी अलायंस बना लेंगे, बड़ी गठबंधन बना लेंगे, बड़ी कोएलिशन बना लेंगे, तो काम और सुपीरियोरिटी ज्यादा मिलेगी। तो देखो क्या करती है, ये इनकॉर्पोरेट करते हैं दूसरे कास्ट के साथ, इनकॉर्पोरेट करते हैं और फिर कोइलिशन बनाते हैं, बैकवर्ड कम्युनिटीज बनती है, बैकवर्ड ग्रुप्स, फॉरवर्ड ग्रुप्स, ये सारी चीज। देखो जैसे ये वोट बैंक है, इसमें राजपूत, यादव, लोहार, कोरिया, अहिर, कुर्मी, ऐसे गुज्जर, जट्स, ऐसे बहुत सारी कास्ट कम्युनिटीज आ जाती है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर के जितने भी नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है और एक गूगल ड्राइव की लिंक है, वहां दोनों जगह आपको मिल जाएंगे, साइंस के भी सोशल के भी, चैप्टर वाइज उसमें क्वेश्चंस भी हैं, गूगल फॉर्म में टेस्ट भी डाल रखा है, सब कुछ है। सर बोर्ड्स नजदीक आ रही हैं, तो हम एक बुक लॉन्च किए हैं, ब्रह्मास्त्र, अर्जुन के ब्रह्मास्त्र की तरह ये बुक है। इस बुक के अंदर आपके मैथ्स, साइंस और सोशल तीनों के 46 चैप्टर्स एक ही बुक में क्लब कर दिए हैं 120 पेज में। इस बुक के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फ्लो चार्ट्स हैं, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा मेन क्वेश्चंस के साथ। फिर जैसे साइंस में जाओगे तो देखो जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी, फिर सोशल में जाओगे तो ये देखो जैसे ये सोशल के अंदर है। इन शॉर्ट एक ही बुक के अंदर हमने सारे 46 चैप्टर्स को क्लब कर दिया मात्र 120 पेजेस के अंदर। सर क्या सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस, क्या सिर्फ फ्लोचार्ट से तो आंसर है? नहीं, हम इसके अंदर क्वेश्चंस भी दे रहे हैं। देखो हम इसके अंदर क्वेश्चंस भी दे रहे हैं विद टैग कि 2025 में आया था, 2024 में आया था, मोस्ट आस्क्ड है, पीवाईक्यूज है, ये है। और इतनी पतली सी बुक है, कलरफुल बुक है, कलरफुल बुक है। सर इसकी कॉस्ट जो होने वाली है वो होने वाली है ओनली 350 रुपीज। और सर ये वो बुक है जो कलर्ड है, दूसरे पब्लिशर्स सेम प्राइस में ब्लैक एंड व्हाइट बुक दे रहे हैं विथ वेरी लो डिग्रेडेड फ्लो चार्ट्स, विथ वेरी लो डिग्रेडेड। और किसी ने ऐसी बुक नहीं बनाई आज तक, आज तक आप पूरे यूट्यूब पे देख लीजिए, कहीं पर भी एक बुक नहीं है जिसमें एक ही बुक के अंदर सब कुछ दे दिया गया 120 पेजेस के अंदर। और 350 में आप पैन इंडिया कहीं पर भी हैं, इंडिया की कोई से भी हिस्से में हमारी टीम आपसे डिलीवर करेगी और 1 रुपया भी ज्यादा नहीं लिया जाएगा डिलीवरी चार्ज का। अगर आपको ये बुक करनी है तो 9131588117 पे कॉल, व्हाट्सएप, इंस्टा पे क्रिप्टॉन क्लासेस को डीएम वगैरह वगैरह आप कर सकते हैं। हमारी टीम आप तक रीच आउट करेगी और जल्द से जल्द डिलीवर करवाएगी। अब सर दूसरे पब्लिशर्स तो पीडीएफ भी नहीं देते हैं फ्री, मैंने ट्राई किया है कि मैं जो अपनी बुक दे रहा हूँ बच्चों को कन्विक्शन मिले, बच्चों को विश्वास आए कि सर ने बुक अच्छी दी है। तो इस वजह से हमने नीचे ही टेलीग्राम और उसी के नीचे आपको दिखेगी फ्री फ्लोचार्ट पीडीएफ, 6 चैप्टर्स मुफ्त में डाल के दिए। सर कोई नहीं करता, बस मैं चाह रहा हूं कि आपका 1 रुपया भी ज्यादा नहीं लगे, 2-2 चैप्टर सबके डाल दे, आराम से देखो क्या वर्थ लग रही है वो बुक लेना। अगर वर्थ लग रही है तो ही ऑर्डर प्लेस करो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। हम आपके साथ तब भी हैं अब भी हैं, बस आपके लिए ये एड ऑन करवाया है हमने, लास्ट मिनट बुक बनेगी 120 पेज में सब कुछ रिवाइज हो जाएगा, तो सोच के देखिए कितनी मस्त चीज होगी। ठीक है, तो आपको अगर ऑर्डर प्लेस करना हो तो नंबर वगैरह मैंने बता दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। राधे राधे।